नमस्कार, आपका शहर, आपकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात हाथरस मामले की। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। उत्तर प्रदेश में भी यही चल रहा है। हाथरस की बेटी मौत का शिकार हो गई। आरोप है कि उसके साथ गैंगरेप हुआ था। जरूरत थी मामले में ईमानदारी से जांच होती, इंसाफ मिलता, लेकिन हो रही है शुद्ध सियासत। कांग्रेस को दौरे का मौका चाहिए। ये महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। सरकार को लेनी पड़ेगी, योगी जी को लेनी पड़ेगी। समाजवादी को प्रदर्शन चाहिए। हम लोग लगातार ये मांग करते रहे कि हमें पीड़ित परिवार से मिलने न दीजिए, हम बात करके चले आएंगे। आप हमारे 5 लोगों को भेज दीजिए। हमने कहा 5 छोड़िए, आप 1 को भेज दीजिए। मायावती को इस्तीफा चाहिए कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि बहुत इनको कितना आजमाएगी बीजेपी। तो बेहतर यही है कि उनको पीछे हट जाना चाहिए, खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। सियासत नहीं, इंसाफ चाहिए। अकेला जाना चाहता हूँ। 144 कहता है पब्लिक असेंबली। मैं पब्लिक असेंबली नहीं करना चाहता हूँ। मैं अकेला पैदल यहाँ से हाथरस जाना चाहता हूँ। किस बेसिस पे आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, ये मुझे बता दीजिए। जब भी वो विदेश जाते हैं और विदेश से जब भी वो लौटते हैं तो वो फोटो ऑफ करवाने में लग जाते हैं। तो ये आप लोग स्वयं देखेंगे फुटेज में कि किसने गिराया या कौन स्वयं गिर रहा है। सियासत सनसनी फैलाती रही। नेताओं से भरी गाड़ियां और उस पर बाहर की तरफ लटके सुरक्षा से जुड़े अधिकारी। इसी गाड़ी के अंदर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बैठे हैं, जिन्हें यूपी पुलिस एक्सप्रेसवे पर गेस्ट हाउस में ले गई, जिन्हें बाद में छोड़ भी दिया गया। अब इससे पहले की तस्वीरें देख लीजिए। राहुल के साथ धक्का मुक्की वाली ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के परी चौक की हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ हाथरस के लिए निकले, लेकिन उनकी गाड़ी को ग्रेटर नोएडा में रोक लिया गया। अब ये मौका पुलिस की बात मानने वाला तो था नहीं, इसलिए सब हाथरस तक की 150 से अधिक किलोमीटर की यात्रा के लिए एक्सप्रेसवे पर पैदल निकल पड़े। लेकिन पुलिस ने रोक दिया तो देखिए कैसे धक्का मुक्की शुरू हो गई। ग्रेटर नोएडा में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं हाथरस में गांव के बाहर समाजवादी पार्टी धरने पर बैठी है। गांव के अंदर जो जाने का रास्ता है उस पर हम इस समय खड़े हुए हैं। पहले कल तक जो मीडिया को गांव के अंदर जाने की अनुमति थी, अब वो पूरी तरह रोक दिया गया है। मीडिया को भी गांव के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। गांव में जाने से सिर्फ प्रदर्शनकारियों को ही नहीं रोका जा रहा, बल्कि मीडिया को भी गांव से बाहर कर दिया गया है और इस पर पुलिस ने सफाई भी दी है। कल जब हमारी SIT वहाँ गई थी अपनी जांच करने के लिए, इस SIT के काम में इंटरफेयर किया गया। किसने इंटरफेयर किया सर? मीडिया वाले। दूसरा, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल लगे हुए थे, उनमें 3 लोगों को कोरोना का सिम्टम्स आया है, उसको आज क्वारंटाइन कर दिया गया है और इस वजह से ऊपर से ये आदेश आया है कि फिलहाल आप लोगों को रोका जाए। कोई कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर रोक रहा है, कोई कानून व्यवस्था बनाने के लिए रैली और प्रदर्शन कर रहा है। चलिए अब कानून का काम देख लीजिए। और सुबह से लेके और अब तक पीड़ित परिवार के साथ लगातार SIT की जो टीम है वो बातचीत करती रही और तमाम जो पहलू थे इसके से जुड़े हुए उनसे पूरी डिटेल इस मामले में लेती रही। तो आप देख सकते हैं कि SIT की टीम जो है, जिसमें कि होम सेक्रेटरी समेत 3 लोग का जो दल बनाया था, वो अब पीड़ित परिवार के गांव से निकल के जा रही है। STF की टीम दूसरी बार गांव में आई और पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। वहीं बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पीड़ित परिवार से बात की और इंसाफ का भरोसा दिलाया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने 25 लाख रुपए, एक सरकारी नौकरी, एक सरकारी आवास शहर में देने की जब उनसे बात की है तो मुख्यमंत्री की बात से परिवारजन थोड़ा सा संतुष्ट हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस पूरी घटना की SIT टीम गठित कर दी थी। 3 सदस्यीय SIT कल देर शाम को ही जनपद हाथरस में आ गई थी। एक तरफ CM न्याय का भरोसा दे रहे हैं, दूसरी तरफ दरिंदे बलात्कार को अंजाम दे रहे हैं। बलरामपुर में भी एक बेटी न सिर्फ हवस की शिकार हुई, बल्कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन अभी वहां तक सियासत नहीं पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो सियासत नहीं, इंसाफ चाहिए, क्यों, ये भी समझते हैं। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसके लिए SIT का गठन किया है और देखिए 3 सदस्यीय SIT से सरकार ने 7 दिन में रिपोर्ट भी मांगी है। लेकिन विपक्ष पूछ रहा है
कि परिवार के बिना आखिर अंतिम संस्कार क्यों कर दिया। पुलिस पर पीड़ित परिजनों के साथ बेअदबी का भी गंभीर आरोप लगा है। हाथरस की बेटी की मौत पर यूपी में जमकर सियासत हो रही है, इसीलिए हम कह रहे हैं इंसाफ चाहिए, सियासत नहीं। बढ़ते हैं आगे और बात एक और ऐसी घटना की जिससे न सिर्फ आम लोग बल्कि पुलिस वाले भी सख्ते में आ गए हैं। मामला ओडिशा विधानसभा भवन के सामने का है, जहां एक युवक ने एक महिला के गले पर चाकू रख दिया। विधानसभा के सामने हाई वोल्टेज ड्रामा, युवक ने महिला के गले पर रखा चाकू। इंसाफ के लिए इंसानियत पर हमला, ये ठीक नहीं है। देखिए इन तस्वीरों को और इस युवक के क्रोध को। ये चीख रहा है, बार बार जान लेने की धमकी दे रहा है। किसी को अपने पास फटकने नहीं दे रहा है। मीडिया वाले भी डर डर के ही इससे सवाल पूछ रहे हैं। बार बार ऐसा नहीं करने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इस युवक का गुस्सा कम नहीं हो रहा। वो भी लगातार चीख रहा है, इंसाफ की मांग कर रहा है, गवर्नर से मुलाकात की बात कर रहा है और अपनी शिकायतों को लेकर दावा कर रहा है। वहीं महिला उसके चंगुल में बिना हिले डुले फंसी हुई है। महिला को बचाने के लिए धीरे धीरे वहां पुलिस भी इकट्ठा होती है और देखिए किस होशियारी से इस महिला को बचाया जाता है। देखिए कैसे एक पुलिस वाला पहले एक कागज उठाता है, फिर उसे फेंक देता है। युवक को बात में उलझाया जाता है, उससे कागज मांगा जाता है और जैसे ही ये युवक कागज उठा के देता है, झट से उसे दबोच लिया जाता है। ये तस्वीरें ओडिशा विधानसभा की हैं और ये पीड़ित महिला इस युवक की मां है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, ये महिला इस युवक की मां है। खबर के मुताबिक युवक मानसिक रोगी है और मां के साथ नया गढ़ा से इलाज के लिए ही भुवनेश्वर आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, यह भी समझते हैं। ओडिशा विधानसभा के बाहर यह हाई वोल्टेज ड्रामा आज चलता रहा। जी हां, ओडिशा विधानसभा के बाहर यह हुआ, बेटे ने अपनी ही मां के गर्दन पर चाकू रखकर खूब हंगामा किया बीच सड़क पर। सरकार के पास सूचना देने के लिए यह तरकीब अपनाया था, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश। युवक को काबू करने में पुलिस के पसीने भी छूट गए। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर घटना की छानबीन कर रही है और पूरे मामले की तफ्तीश करने की आखिर ऐसा क्यों हुआ है। महीना बदलने के साथ ही अब वैसे इंतजार भी खत्म होने वाले हैं जिसके लिए हम पिछले 7 महीने से तरस रहे हैं। बात कर रहे हैं कोरोना की फांस से निकलते भारत की, जहां इसी महीने में कुछ एहतियातों के साथ स्कूल, सिनेमा हॉल और पार्क खुलने जा रहे हैं। साढ़े 7 महीने बाद अब हॉल में देख सकेंगे सिनेमा, जा सकेंगे एंटरटेनमेंट पार्क, 100 से ज्यादा लोगों वाले समारोह में हो सकेंगे शामिल, ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल जा सकेंगे खिलाड़ी, बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन हो सकेंगी, छात्र जा सकेंगे स्कूल कॉलेज, कोचिंग संस्थान में भी शुरू होगी पढ़ाई। लेकिन ये सब होगा एहतियात के साथ। तो चलिए सबसे पहले शिक्षा से ही शुरुआत करते हैं, जिसे 15 अक्टूबर के बाद रफ्तार देने की कवायद तेज हो गई है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी होंगी। मसलन राज्य 15 अक्टूबर के बाद फैसला कर पाएंगे और SOP बनाएंगे। पेरेंट्स की मंजूरी जरूरी, लेकिन अटेंडेंस जरूरी नहीं। ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने की भी इजाजत देनी होगी। शिक्षा के बाद अब बात मनोरंजन की। मल्टीप्लेक्स, थिएटर और सिनेमा को कुल क्षमता के 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ खोला जाएगा। इसके लिए केंद्र SOP जारी करेगा। एंटरटेनमेंट और इसी तरह के पार्क भी खोले जाएंगे। इसके लिए अलग से SOP जारी की जाएगी। इन सब के अलावा बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन हो सकेंगी। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अलग से गाइडलाइन जारी करेगी। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल खोलने को भी मंजूरी दी गई। इसके लिए युवा और खेल मंत्रालय SOP जारी करेगा। चूंकि अक्टूबर महीने से त्योहारों का सीजन शुरू होता है, इसलिए सरकार ने समारोह के लिए भी नई गाइडलाइन जारी की है। 15 अक्टूबर के बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन गतिविधियों को 100 से ज्यादा लोगों के साथ करने की मंजूरी दे सकते हैं। मसलन
सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक समारोह को कंटेनमेंट जोन के बाहर 100 लोगों के साथ आयोजित करने की मंजूरी दी जा चुकी है। बंद जगहों पर कैपेसिटी से 50% और मैक्सिमम 200 लोगों की इजाजत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो 7.5 महीने बाद क्या क्या खुलेगा ये समझ लेते हैं। तो देखिए, लगभग 200 दिन बाद 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, थिएटर खुल सकेंगे जो बंद पड़े थे। 50% क्षमता के साथ मल्टीप्लेक्स भी खोले जाने की इजाजत मिल गई है। 15 से एंटरटेनमेंट पार्क और स्विमिंग पार्क भी खुलेंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग पर राज्य सरकारों को फैसला लेना है। तो कुल मिलाकर 7.5 महीने बाद पूरा देश खुल जाएगा। तो मनोरंजन कीजिए अपना कामकाज भी, लेकिन पूरे एहतियात के साथ, क्योंकि कोरोना खत्म नहीं हुआ है। बढ़ते आगे, विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गहमागहमी भी तेज हो गई है। सीट बंटवारे और टिकट को लेकर मंथन का दौर जारी है। बड़े नेता लगातार मीटिंग कर रहे हैं। 4 बड़ी पार्टियां बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस और एलजेपी के नेता मंथन कर रहे हैं। पटना में बीजेपी चुनाव अभियान समिति की बैठक हुई। इसमें भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, अश्विनी चौबे मौजूद रहे। तो पटना में जेडीयू की हाई लेवल मीटिंग कई दिन से चल रही है। सीएम आवास में जेडीयू सांसद सीपी सिंह और ललन सिंह सीएम नीतीश कुमार के साथ लगातार चर्चा करते रहे। बातचीत सीट शेयरिंग और टिकट बंटवारे पर होने की बताई जा रही है। वहीं दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि पार्टी ने पहले चरण के लिए अपने उम्मीदवारों को नामांकन की हरी झंडी दे दी है। वहीं दिल्ली में एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। खबर है कि एक बार फिर से चिराग पासवान जेपी नड्डा से मिल सकते हैं। तो जो बैठकों का दौर जारी है, जरा इस खबर को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। चुनाव है और चुनाव को लेकर राजनीतिक गहमागहमी काफी तेज हो गई है। जी हां, गहमागहमी बढ़ गई है चुनाव को लेकर। सीट बंटवारे और टिकट को लेकर लगातार मंथन हो रहा है। लगातार राजनीतिक दल जो है मंथन कर रहे हैं। बीजेपी, जेडीयू से लेकर हर पार्टी बैठकें कर रही है। आज से पहले फेज का नामांकन भी शुरू हो गया है और पार्टियों की कोशिश है कि जल्दी से जल्दी सब कुछ फाइनल हो जाए। और यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दल जो हैं एक के बाद एक लगातार बैठक कर रहे हैं, अपने उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर रहे हैं। इधर पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह ने तेजस्वी को सीएम पद का उम्मीदवार बताए जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले लालू प्रसाद यादव को नसीहत दी थी कि तेजस्वी के बजाय राबड़ी देवी को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करें। ये तेजस्वी का मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में देखकर मुझको आश्चर्य होता है और मैं समझता हूं कि मैं तो आज से 4-5 महीना पहले भी कहा था, लालू मेरे मित्र हैं, कि भाई आप बदल दो, तेजस्वी की जगह राबड़ी देवी को ले आओ। लाए नहीं। आज दोनों की तुलना में हम ये देखते हैं कि अगर बिहार को बचाना है और बिहार को ठीक ठाक करना है तो तेजस्वी से 100 टाइम्स नहीं, लाख टाइम्स बेटर नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार, ये दोनों की कोई तुलना ही नहीं है। नीतीश कुमार बहुत ही उत्तम मुख्यमंत्री साबित हुए हैं और होंगे। चुनाव को लेकर न सिर्फ राजनीतिक पार्टी और नेता बल्कि जनता के साथ गायक और कलाकार भी उत्साह में हैं। पटना के स्टूडियो में राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवारों के लिए एक से बढ़कर एक गाने तैयार हो रहे हैं, जो जल्दी आपके गली मोहल्लों में सुनने को भी मिलेंगे। बिहार चुनाव में कलाकारों की बहार पर देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद जितनी भी म्यूजिक इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। पूरे दिन मेहनत करके एक के बाद एक नया नया गाना तैयार कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियां या भावी उम्मीदवार चुनावी गीत तैयार करवा रहे हैं। पटना के स्टूडियो में ऑडियो और वीडियो गानों की दिन रात रिकॉर्डिंग चल रही है। बिहार में एनडीए की सरकार चाहिए, बिहार में एनडीए की सरकार चाहिए, बिहार में एनडीए की सरकार चाहिए, फिर से नीतीश कुमार चाहिए। साल 2015 में जेडीयू के लिए हिट हुआ गाना बिहार में बहार है नीतीश कुमार है को जनता ने खूब पसंद किया था। जेडीयू इस बार भी बिहार में बहार है थीम को नए सिरे से तैयार करवा रही है। वहीं विरोधी पार्टियां बिहार में बहार के दावे फ्लॉप जैसे थीमों का सहारा ले रही हैं।
जनता रो रही है भूख से, बहार का दावा करने वाले सो रहे हैं सूख से, उद्योग का किसी ने सुध न लिया, रोजगार का झूठा दिलासा दिया, पलायन को मजबूर किया, बिहार को पीछे रहने दिया। तो सालों भर हम लोग गाते रहते हैं एज अ सिंगर, लेकिन इलेक्शन का माहौल कुछ और ज्यादा एक्साइटमेंट वाला होता है और इंतजार रहता है कि चलो इस बार इलेक्शन में मेरा सबसे ज्यादा गाना बजेगा। जो गाना मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो हम पार्टी के लिए है और मैंने वीआईपी पार्टी के लिए भी गाया है और भी अन्य पार्टी के लिए भी गा रहा हूँ रेगुलर काम से। गायक और कलाकार श्रीकांत सिन्हा बताते हैं कि राजनीतिक पार्टियां पिछले 1 महीने से गाना तैयार करवा रहे हैं, लेकिन सीट क्लियर नहीं होने की वजह से उम्मीदवारों का गाना कम तैयार हो रहा है। सीटों का बंटवारा हो जाने के बाद उम्मीदवारों की भीड़ बढ़ेगी। प्रत्याशी अपने अपने नाम से पंचलाइन और गाना तैयार करवाएंगे। कलाकारों के द्वारा कमेंट्री करवाया जाएगा, जिसे नुक्कड़ और गली मोहल्लों में बजाया जाएगा। भाइयों एवं बहनों, नौजवान साथियों, एक बार फिर बिहार में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और ऐसे में हमें और आपको अपने 183 विधानसभा क्षेत्र से एक ऐसे व्यक्तित्व को चुनना है जो हमारे सुख दुख में कदम से कदम मिलाकर चलता रहा है। बिहार का विधानसभा चुनाव कोरोना काल में देश और विश्व का पहला बड़ा चुनाव है। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस को देखें तो इस बार का चुनाव प्रचार सोशल मीडिया के जरिए होना है, इसलिए आने वाले कुछ दिनों में हर सियासी दल और उम्मीदवारों के गाने सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते दिखेंगे। देखना होगा जनता के दिलो दिमाग पर इस बार कौन से गाने की धुन सिर चढ़कर बोलता है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए नैन्सी की रिपोर्ट। बिहार में एनडीए की सरकार चाहिए। इधर गोपालगंज में दूसरी बार बाढ़ का खतरा मंडराया है। करीब 150 गांव फिर से पानी में डूब गए हैं। सबसे ज्यादा तबाही बैकुंठपुर प्रखंड के फैजुल्लापुर, हमीदपुर, जगदीशपुर, गम्हारी पंचायत में हुई है। दोबारा तटबंध टूटने से लोगों को खाने के भी लाले पड़ गए। रिपोर्ट देखिए। गोपालगंज के बरौली के देवापुर और बैकुंठपुर के पकहा में सारण तटबंध एक बार फिर टूट गया है। जुलाई से सितंबर के बीच लगातार दूसरी बार तटबंध टूटने से जिले के कई इलाकों में फिर से पानी भर गया है। सैकड़ों घरों में दूसरी बार बाढ़ का पानी घुस गया है। तटबंध टूटने से सबसे ज्यादा तबाही बैकुंठपुर प्रखंड के फैजुल्लाहपुर, हमीदपुर, जगदीशपुर, गम्हारी समेत कई पंचायतों में हुई है। बांध टूटने के कारण दोबारा अभी पानी से भर गया पूरा पंचायत, जिसमें 2000 घर है और सारे घर पानी में डूबे हुए हैं। लमसम 1500 लोग रोड पे अपना विस्थापित हुए हैं। दूसरी बार आई बाढ़ से गोपालगंज में तबाही का आलम है। सैकड़ों घरों में पानी घुसने के कारण लोग स्टेट हाईवे और रेलवे स्टेशन पर रहने को मजबूर हैं। कोरोना संकट और पहले से ही बाढ़ से बेहाल गोपालगंज के इन इलाकों के लिए दूसरी बार आई बाढ़ मौत के समान है। सरकार की तरफ से पहले ही कुछ खास मदद नहीं मिल पा रही थी। रही सही कसर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लागू आचार संहिता ने पूरी कर दी है। लॉकडाउन से लेके दू हाली बाढ़ आ गई। ये हम निकले व्यवस्था बा, ये सामने हम निकले और दूसर कौन संगे क्या मजूरा दे। सुते बैठे ओढ़ना बिछावना सारा चीज के दिक्कत बा। 2 रुपया पैसा सब के दिक्कत बा। लड़का 2 बड़े से तो बैठे बड़े सन, बाहर से सब बंदे बा। गोपालगंज के बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि पहले बाढ़ के पानी खत्म होने से लोगों को कुछ निजात मिली थी, लेकिन दोबारा आई बाढ़ से घर के सभी राशन खराब हो गए हैं। इलाके के लोग खाने के लिए दाने दाने को मोहताज हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि लोग मदद के लिए कहां हाथ पसारेंगे, क्योंकि प्रदेश में आचार संहिता लागू है। न्यूज़ 18 के लिए मुकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। अबुधाबी का सरकारी फंड मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिटेल यूनिट में 6247.5 करोड़ रुपए निवेश करके 1.4% हिस्सेदारी ली और इसी के साथ रिलायंस रिटेल को पिछले 3 हफ्तों में 5वां निवेश हासिल हो गया। रिलायंस रिटेल में सिल्वर लेक कंपनी, इन्वेस्टर्स और जनरल अटलांटिक सहित अब कुल 5 निवेशकों ने निवेश किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया कि ताजा निवेश के साथ ही
रिलायंस रिटेल की प्री मनी इक्विटी वैल्यू 4.285 करोड़ रुपए है। इससे पहले 30 सितंबर को आरआईएल ने बताया था कि प्राइवेट इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में अतिरिक्त 1,875 करोड़ रुपए का निवेश किया है। एक बार फिर आपको बता दें कि अबुधाबी का सरकारी फंड मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिटेल यूनिट में 6,247.5 करोड़ रुपए निवेश करके 1.4% हिस्सेदारी ले ली है और इसके साथ रिलायंस रिटेल को पिछले 3 हफ्तों में 5वां निवेश हासिल हो गया है। रिलायंस रिटेल में सिल्वर लेक कंपनी, इन्वेस्टर्स और जनरल अटलांटिक सहित अब कुल 5 निवेशकों ने निवेश अब तक किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने स्टॉक एक्सचेंज को जो जानकारी दी है उसमें बताया गया कि ताजा निवेश के साथ रिलायंस रिटेल की प्री मनी इक्विटी वैल्यू 4.285 करोड़ रुपए हो गई। इससे पहले 30 सितंबर को आरआईएल ने बताया था कि प्राइवेट इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में अतिरिक्त 1,875 करोड़ रुपए का निवेश किया है। दरभंगा के डीएमसीएच के सर्जिकल भवन अपनी बदहाली का रोना रो रहा है। भवन निर्माण विभाग इसे खतरनाक घोषित कर चुका है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में मरीज अपनी जान खतरे में डालकर यहां इलाज कराने आते हैं। सत्ताधारी दल के विधायक भी मानते हैं कि स्थिति खतरनाक है, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। दरभंगा जिले के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच के सर्जिकल भवन की स्थिति बहुत खराब है। पूरी बिल्डिंग कब ध्वस्त हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। भवन निर्माण विभाग वर्षों पहले इस भवन को खतरनाक घोषित कर चुका है। इसके बावजूद यहां हर रोज बड़ी संख्या में मरीज इलाज कराने आते हैं। विधायक संजय सरावगी कहते हैं कि 240 करोड़ की लागत से नया सर्जिकल भवन बन रहा है। जब तक नहीं बन जाता तब तक क्या किया जा सकता है। मैं आपकी बात काट नहीं रहा हूं, मैं तो खुद कह रहा हूं कि सर्जिकल भवन क्षतिग्रस्त है, लेकिन क्या क्या दूसरा भवन बन रहा है। किसको पता था कि कोरोना का ऐसा वैश्विक महामारी आ जाएगा। नहीं तो वो बन के तैयार हो गया रहता, तब जल्दी वो बन के तैयार हो जाएगा और सर्जिकल यूनिट पूरी की पूरी इसमें शिफ्ट हो जाएगी। डीएमसीएच के इस सर्जिकल भवन में डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और मरीजों के मिलाकर करीब 300 से 400 लोग हर रोज रहते हैं। मरीजों के परिजनों का कहना है कि शहर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, यहाँ के डॉक्टर अच्छे हैं, गरीबों का मुफ्त में इलाज हो जाता है, लेकिन भवन के जर्जर होने से हमेशा जान का डर लगा रहता है। अस्पताल तो रहने के लायक है नहीं, मजबूरी में रह रहे हैं, क्या करेंगे गरीब आदमी को तो। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।